नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। आज रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग के से विधायक रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं रेखा गुप्ता के अलावा उनके 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। जानकारी के लिए बता दें कि रेखा गुप्ता की कैबिनेट में 6 विधायकों को जगह मिली है। इस समारोह में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। तो आपको बताते चले, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के रह चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के रह चुके हैं उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव। गोवा में बीजेपी के प्रभारी, जम्मू में सह प्रभारी। आशीष सूद के मंत्री दिल्ली, उनके बारे में आपको बताते चले, पंजाबी समुदाय से आते हैं ये। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ रह चुके हैं अध्यक्ष। दिल्ली बीजेपी के रहे हैं उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव। मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री दिल्ली, इनके बारे में आपको बताते चले, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष, 2007 में पंजाबी बाग से बने पार्षद। तो हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं सब बीजेपी की ये जो कैलकुलेशन है रेखा गुप्ता को बनाने की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ध्यान दिया जाए कि रेखा गुप्ता, जो कि अभी कल तक एक बहुत कयास लगाए जा रहे थे और चूंकि चुनाव हुए, वो काउंटिंग हुए, 12-13 दिन हो गए थे, मुख्यमंत्री का नाम नहीं आ रहा था, तो काफी उथल पुथल थी दिल्ली में भी और सारी राजनीतिक पार्टियों में उत्सुकता थी जानने की कौन है होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। शाम को 8 बजे के लगभग जब रेखा गुप्ता का नाम आया तो लोगों में एक निश्चित रूप से खुशी का एक माहौल था। उसका बहुत बड़ा कारण था कि 2 दिन पहले से ही रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा था, जिसको बीजेपी ने बड़े सोची समझी रणनीति के तहत, चाहे सीएम पद की नियुक्ति हो या अन्य 6 मंत्रियों की नियुक्ति को, बड़े ही एक सियासी राजनीतिक चालों को पूरा करते हुए एक समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। दुनिया की आधी आबादी महिलाएं, उन महिला को, उनमें से एक महिला को चुनकर देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना। और साथ में अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो गुप्ता हैं, वैश्य वर्ग से हैं और दिल्ली वैश्यों का पूरा गढ़ है, तो जहां अगर आपको याद हो कि वैश्य हमेशा बीजेपी के साथ हमेशा खड़े रहा करते थे, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल आए थे, यही वैश्य समुदाय छिटक कर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी में चला गया था, जिससे बीजेपी की दुर्गति हो गई थी। तो इस बार जब उनको जनता ने एक मौका दिया है, तो एक तरफ जहां इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया बीजेपी को और उनकी सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, तो महिलाओं को संतुष्ट किया। वहीं उनकी जो एक जात की राजनीति होती है, जो एक क्षेत्र की राजनीति होती है, उसको बैलेंस करते हुए इन्होंने वैश्य वर्ग को भी अपने में करने का पूरा एक प्रयास किया है। क्योंकि रेखा गुप्ता दिल्ली में ही पली बड़ी है और रेखा गुप्ता शुरू से, बचपन से ही अगर कहा जाए तो उन्होंने जब अपना एक राजनीतिक कैरियर शुरू किया था तो बीजेपी से ही जुड़कर शुरू किया था और कहीं न कहीं वो एबीवीपी या युवा मोर्चा या आप यूं कहें कि महिलाओं की जो भी समिति बनती थी बीजेपी में, उसमें कहीं न कहीं पार्टिसिपेट करती रही। और दिल्ली छात्र संघ का चुनाव भी उन्होंने बीजेपी के उस पर ही लड़ा और उसको जीता। साथ में पार्षद का चुनाव लड़ी। हाँ, ये जरूर है कि इससे पहले 2 बार 15 में और 20 में रेखा गुप्ता चुनाव लड़ी थी, उसी जगह चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों बार हार गई थी क्योंकि आम आदमी पार्टी की लहर थी। इस बार वो बहुत ज्यादा मतों के अंतर से इस बार उन्होंने चुनाव जीता है, जिसका एक मैसेज दिया है। तो रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर दिल्ली, आधी दिल्ली को, जो महिलाओं की आबादी, उसको कवर करने की कोशिश की और साथ में खासकर वैश्य वर्ग, जो बनिया वर्ग कहलाया जाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिसका एक बहुतायत है दिल्ली में, उसको भी कहीं न कहीं अपने पाले में लाने का प्रयास किया। और साथ में ध्यान दिया जाए तो उन्होंने जो मंत्री पद दिए हैं
छह मंत्रियों को, विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उसमें भी बहुत ही एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरे कैलकुलेशन के साथ लोगों का सिलेक्शन किया गया है। वहां 48 में से उन 6 लोगों को छाटा गया जो समाज के लगभग सभी वर्गों को कहीं ना कहीं प्रेजेंट करेंगे, जिसमें अगर सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का लिया जाए, जिनका एक मुख्यमंत्री पद के नाम पर सर्वप्रथम अगर याद हो, जैसे ही रिजल्ट आया था तो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में इन्हीं का था, लेकिन उनको न दिलाकर रेखा गुप्ता को दिया गया। प्रवेश वर्मा भी चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा बड़े पॉपुलर मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हैं और जाट समुदाय में उनका एक अच्छा प्रभाव है। और दूसरी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो प्रवेश वर्मा यंग हैं, शुरू से बीजेपी की राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो एक युवा वर्ग और कहीं ना कहीं एक जो दिल्ली में और हरियाणा में और यूपी, पश्चिमी यूपी के बॉर्डर पर जाट समुदाय है, उनको भी कहीं ना कहीं एक पकड़ बनाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी चाल जो चली गई अगर ध्यान दिया जाए तो अगले साल जो पंजाब में चुनाव होना है उसको बीजेपी ने शुरू से टारगेट बना रखा था। इसीलिए अगर देखा जाए तो दो नाम ऐसे हैं जो पंजाब को कहीं ना कहीं साधते आएंगे, मतलब पंजाबी वर्ग को। एक आतिश सूद को बनाया गया, वरिष्ठतम नेता है और उनकी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में नाम चल रहा था, लेकिन उनको सीनियरिटी बेस पर रखा गया है। और दूसरी तरफ चूंकि ये भी पंजाबी से बिलोंग करते हैं, और दूसरी तरफ मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि पूरी तरह से पंजाब से जुड़े हुए हैं, गुरुद्वारा कमेटी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको भी उस मंत्रिमंडल में दो पंजाबियों को शामिल करके कहीं न कहीं पंजाब या पंजाबियों को मैसेज दिया गया है कि बीजेपी उनके साथ है और उनको साथ लेकर चलेगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कपिल मिश्रा या डॉक्टर पंकज सिंह का जो नाम आया है, अगर उसको आप देखें तो सवर्णों को भी साधने का एक पूरा प्रयास किया गया है कि जिससे ब्राह्मण वर्ग या जो पूर्वांचल से रिलेटेड लोग हैं डॉक्टर पंकज सिंह के द्वारा, उनको भी पूरा एक बैलेंस करने का पूरा प्रयास किया गया है। और कपिल मिश्रा को 48 में से और लोगों को, सीनियर लोगों को इग्नोर करते हुए इसलिए जगह दी गई कि कपिल मिश्रा चूंकि आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी की जितनी नीति रणनीति होती थी उसमें प्रमुख भाग लिया करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी छोड़कर जिस ढंग से बीजेपी में आए थे आज से कुछ सालों पहले और उसके बाद सक्रियता से बीजेपी में अपना रोल निभा रहे थे, तो उस एक मेहनत का फल कहीं ना कहीं बीजेपी ने इनको दिया। और आम आदमी पार्टी के अंदरूनी जो कमियां हैं या आम आदमी पार्टियों की सोच समझ कैसी होती है, क्या होती है, किस तरह की रणनीति बनाते हैं, उसमें काफी हद तक कपिल मिश्रा एक फायदा करेंगे बीजेपी को उसके अगेंस्ट लड़ने में, इसलिए कपिल मिश्रा को भी मौका दिया गया है। और बाकी बचे वर्ग में देखिए अगर ध्यान दिया जाए तो जो रविंद्र इंद्र सरोज जी को दिया, इंद्रराज जी को मौका दिया गया है, वो बाकी उस वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई, जिससे हमेशा बीजेपी को दूरी बनाने का एक प्रयास के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बीजेपी इनका ध्यान नहीं रखती है, तो उस ओवरऑल सीएम और 6 मंत्रिमंडल के रूप में उन्होंने बीजेपी ने कहीं ना कहीं दिल्ली के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रियों को, सभी जातियों को छूने का प्रयास किया है और उनको एक कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का प्रयास किया है, एक संतुलित मंत्रिमंडल तैयार किया है। अब ये अलग बात है कि आगे देखना है कि इनके कार्यकलाप कैसे होते हैं, इनके जो वादे किए गए बीजेपी के चुनाव में वो किस हद तक पूरे होते हैं, जनता उस पर अगला निर्णय लेगी। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे, दिल्ली की चौथी महिला सीएम, इससे क्या समझा जाए? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से दिल्ली देश की राजधानी है, पढ़े लिखे लोगों की जगह मानी जाती है, यहाँ पर लिटरेसी बहुत ज्यादा है और पूरे देश से अगर कहा जाए तो दिल्ली कहने को एक कैपिटल है या दिल्ली कहने को मिनी स्टेट है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो दिल्ली कहीं न कहीं मिनी इंडिया है। और अगर ओवरऑल पूरे देश पर नजर डाला जाए तो पढ़ा लिखा समाज, चाहे वो यंग हो या सीनियर हो, लड़का हो या लड़की, तो आप देखें उस देश के कोने कोने से आकर दिल्ली में ही कहीं न कहीं जॉब या अपना जो भी एक रोजगार का उनका साधन है वो दिल्ली से बिलोंग होता है। और दिल्ली में महिलाओं का जो एक बोलबाला है, अगर आप शुरू से देखें, ऐसा नहीं कि पहली बार इनको बनाया गया, सुषमा स्वराज यहीं से रह रही हैं। और अभी चूंकि आम आदमी पार्टी भी जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, उसके बाद जब मुख्यमंत्री पद की एक परेशानी सी पैदा हुई थी तो उन्होंने भी आतिशी को बनाया था। तो इस तरह से एक मैसेज देना, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की पूरे देश में 16-17 राज्यों में सरकार चल रही है गठबंधन के लोगों के द्वारा भी, लेकिन कहीं न कहीं महिला मुख्यमंत्री कोई नहीं था जिसको काट निकालने के लिए। दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो देश में ही नहीं विदेश में भी कहीं न कहीं एक मैसेज देने का प्रयास, और खासकर भारत की आबादी में आधी आबादी महिलाओं को और महिलाओं को की सशक्तिकरण का जो नारा बीजेपी देती है और महिला की रक्षा का जो वादा करती है, महिलाओं की प्रगति के लिए जो जितनी योजनाएं चलाएं, उन सब में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं एक मैसेज देने का प्रयास है कि महिलाएं भी पुरुषों से कहीं कम नहीं है और देश
की सबसे प्रमुख जो एक कहा जाए राज्य दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है, वहां की कमान, वहां की मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी ने एक महिला मुख्यमंत्री को दिया। हाँ, निश्चित रूप से कहा जाए तो रेखा गुप्ता बीजेपी की एक कर्मठ कार्यकर्ता है, शुरू से इससे जुड़ी हुई है, वफादार है, और जब ये पार्षद रही हैं तो पार्षद में इन्होंने अपने क्षेत्र में काफी लगन से काम किया। उनकी उपलब्धियां भी बीजेपी ने कहीं न कहीं गौर किया है, और जिसको कहा जाता है राजनीतिक कैरियर के पहले दिन से आज तक जिस आस्था और श्रद्धा और मेहनत और कर्म के साथ रेखा गुप्ता जुड़ी रही, तो उसका फल उनको मिला। जो बड़े बड़े नाम आ रहे थे उनको काटकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने रेखा वर्मा को, एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनते हुए देश को एक मैसेज देने का प्रयास किया। जी सर, मेरा अगला सवाल यह है कि बीजेपी की रणनीति आगे क्या होने वाली है? नहीं, आगे की रणनीति अगर दिल्ली के मद्देनजर किया जाए तो निश्चित रूप से चूंकि एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद बीजेपी को यहाँ एक मौका मिला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो ही प्रमुख पार्टियां दिल्ली में हुआ करती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का जो एक आंदोलन चला था, उसके बाद जिस ढंग से आम आदमी पार्टी का उत्थान हुआ और एक के बाद एक लगातार 3 चुनाव जीतते हुए चली आ रही थी और उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कहा जाए कि एक रिकॉर्ड की 70 में से 67 सीटें जीत कर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा लाइन खींच दिया था कि लगता था शायद अब यहाँ से सभी पार्टियों का खात्मा हो जाएगा। कांग्रेस पिछले 3 चुनाव से शून्य पर जा रही है। अगर ध्यान दिया जाए तो बीजेपी भी 3 और 3 से उठ के 8 पर आई थी पिछले चुनाव तक। तो जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था उसका अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं फायदा उठा रहे थे, और अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं इस चीज को चैलेंज भी करते थे। जैसा अगर याद हो तो कहीं अपने चुनाव प्रचार के दौरान या इंटरव्यू में केजरीवाल का ये साफ कहना कि मोदी जी मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकते या मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो चूंकि हारे और बीजेपी को एक अप्रत्याशित जीत मिली हुई है, तो उन सब के दौरान, जो चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले भी आम आदमी पार्टी सरकार पर जो आरोप लगाए जाते थे, प्रमुख उसमें जिसमें जैसे यमुना नदी की सफाई, कूड़ों का पहाड़ और शराब घोटाला, और दिल्ली की खास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था पॉल्यूशन, हवा का बेहद खराब होना, और सड़कों की और गलियों में जो गंदगी थी और जो टूट फूट थी, उससे दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी। निश्चित रूप से दिल्ली सबसे पहला काम उन वादों को, उन कमियों को जो आम आदमी पार्टी के दौरान रह गई थी, उसको जल्दी से जल्दी दूर करके एक तो दिल्ली की जनता को खुश करेगी, और दूसरा दिल्ली के इस चुनाव के रिजल्ट और अपने किए गए कार्यों के द्वारा पूरे देश में एक मैसेज देगी, और खासकर बिहार और अगले साल पंजाब और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को सीधा टारगेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 2 पंजाबियों को अपने मंत्री पद में का शपथ दिलाया है। इसके द्वारा पंजाब में बहुत धन्यवाद सर आपकी तमाम जानकारियों के लिए। इसी खबर पर हमारे अजीत, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अब उनसे जानेंगे कि क्या है बीजेपी की रणनीति आगे। को मेरी आवाज आ रही है? तो अजीत से हमारा संपर्क टूट गया है, तो दोबारा जोड़ने की हम कोशिश करेंगे और दिल्ली की सीएम और शपथ ग्रहण को लेकर उनसे कई जानकारियां लेंगे। तो रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। कैबिनेट के सभी 6 विधायकों, मंत्री ने शपथ ली। तो दिल्ली को दिल्ली का चेहरा अब मिल चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। चलिए उनसे सवाल करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसा रहा रामलीला मैदान में अजीत? देखिए, बिल्कुल पूरा बताना चाहूंगा, आज जो दिल्ली को नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तौर पर भेज गई है, और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है, और आज आधिकारिक रूप से दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने शपथ ली है। और शपथ के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक-चौबंद इंतजाम है वो साफ तौर पर देखने को मिला था, क्योंकि कल रात से ही वहां पर जो साधारण जो प्रदेश है वो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई पर, और केवल वीआईपी मूवमेंट को ही वहां पर आने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद
आज की अगर हम बात करें तो आज भी रामलीला मैदान में बिना किसी ऐसे को परमिशन नहीं दी जा रही थी और हर तरफ चप्पे पर न केवल दिल्ली बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया था, क्योंकि दिल्ली को आज नई मुख्यमंत्री मिली है और उन्होंने आज आधिकारिक रूप से अब शपथ ग्रहण कर लिया। अजीत, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर आगे के कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने सचिवालय में जाकर वो चार्ज संभालने वाली है। और बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपकी तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मिली धमकी। डिप्टी सीएम की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस स्टेशन मंत्रालय को भेजे गए धमकी भरे पत्र। जांच एजेंसियां हुई अलर्ट, बढ़ाई गई एकनाथ शिंदे की सुरक्षा। तो आपको बताते चले, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को उनकी गाड़ी को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। तो आपको बताते चले, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को मिली धमकी। डिप्टी सीएम की गाड़ी को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। पुलिस स्टेशन और मंत्रालय को भेजे गए धमकी भरे मेल। जांच एजेंसियां अब जांच में जुट चुकी हैं, बढ़ाई गई है एकनाथ शिंदे की सुरक्षा। तो आपको बताते चले, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस और मंत्रालय को धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जहां सुरक्षा बल अलर्ट पर है और पुलिस अज्ञात लोगों की तलाश भी कर रहा है। साथ ही तमाम एजेंसियां अब जांच में जुट चुकी हैं और पता करने में जुटी हुई है मेल कहां से आया। तो वहीं दक्षिण कश्मीर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुश्ताक अहमद खाड़े ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार से मुलाकात की। इस कार्यक्रम के प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और आरएसएस के सदस्यों ने भाग लिया, जो देश के राजनीतिक नेतृत्व के बीच सहयोग और संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक के दौरान मुश्ताक खाड़े और इंद्रेश कुमार ने दक्षिण कश्मीर में विकास, राष्ट्रीय एकता और पूरे क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इंद्रेश कुमार ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए अधिक एकता और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बैठक को एक सकारात्मक और प्रेरणादायक चर्चा के रूप में देखा गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मुश्ताक खाड़े ने इस अवसर पर इंद्रेश कुमार जी को शुभकामनाएं दी। तो वहीं सरहिंद ब्राह्मण मजरा में पिछले कई सालों से चल रहे 3 कनाल 18 मरले के नाजायज कब्जे का मामला सामने आज सुलझ गया है। यह मामला मानयोग हाई कोर्ट में पिटीशन के रूप में पेश किया गया था, जिसमें जमीन के मालिक जगदीश सिंह ने 1990 में हुए आदेशों के तहत प्रशासन से कब्जा दिलाने की मांग की थी। फतेहगढ़ साहिब के विधायक एडवोकेट लखवीर सिंह राय, जो कब्जाधारियों के पक्ष में खड़े थे, उन्होंने प्रशासन से कुछ समय की मांग की। इसके बाद आपसी समझौते के तहत दोनों पक्षों में राजीनामा किया और प्रशासन की कार्रवाई को रुकवाया। इस समझौते में सरहिंद ब्राह्मण मजरा के सालों से चली आ रही उलझन को सुलझाया गया। मसला तो वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ 35 ਸਾਲ 1990 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 2000 ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3 ਕਿੱਲਾ 18 ਮਰਲੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਿਆ ਜੀ ਫਿਰ? that is to be accepted by the court। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ? 5 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 25-26 ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸੀ, ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਖੜੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਪੇਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲ ਨੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸੀ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾ ਦੇं। ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ कि साडा समझौता हो गया, फोर्स की लोड़ नहीं। तो वहीं भटिंडा के एक पटवार खाने के लोगों में कामकाज में हो रही देरी और कागजी कार्यों को लटकाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। यहां एक स्थानीय निवासी ने पटवारी पर आरोप लगाया है कि उन्हें उनके पेट्रोल पंप की एनओसी प्राप्त करने के लिए पिछले 20 दिनों से दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जबकि तहसीलदार ने मार्क कर दी है। आरोप है कि पटवारी न तो उनके काम को प्राथमिकता दे रहा है और न ही सही तरीके से कार्य कर रहा है। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ दफ्तर के बाहर खड़ा रहता है, जबकि अंदर कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं और प्राइवेट तौर पर उन्हें नौजवान काम कर रहे होते हैं। वहीं स्थानीय निवासी ने बताया कि पटवारी एनओसी देने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा। पेट्रोल पंप पर एनओसी आई हुई है, तहसीलदार साहब तो मार्क हुई है। तहसीलदार साहब ने फोन भी करते इन्हों 15-20 दिनों तो लमका रहे लगातार। मैं सवेर तो इतने शाम तक हूँ तक खड़ा है, लेकिन पटवारी साहब को टाइम ही है नहीं। तेजनूर सिंह पटवारी पत्ती झुट्टी गया बाहर खड़े आ दोस्तां नाल, हुण भी खड़े आ उत्थे, पर वो कहते मेरे को टाइम है नहीं। स्टाफ जो इन्हों को प्राइवेट मुंडे 5-6 हज़ार रुपये लैके रखे हुए आ, 30-35 मुंडे अंदर काम करते, दफ्तर चेक कर लो, सारे पैसे ले काम करते हैं। बिना पैसे तो कोई भी नहीं काम होंगे इतने। एनओसी देन ना देन दा की गल ना देन दा काम पैसे दो बस। किन्ने पैसे मंग करदे? 10,000 रुपया जो दे देने तो 1 मिनट लगूगा, नहीं देंगे तो लमका ही रहूगी। मैं तहसीलदार साहब के पेश द्वारा फिर होके आया सी, उन्होंने भी कहा कि थोड़ी रिपोर्ट आ जाएगी, बट अजे तक कोई रिपोर्ट नहीं। मैं बाहर सवेर तक बैठा, मैनू बुखार बड़ा तेज है, गला मेरा बंद हो पाया, मेरी मजबूरी कारण इतने बैठा है। तो वहीं देर रात पटियाला के गेट नंबर 22 के पास हुई एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो में देखते ही देखते इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस घटना का कारण अभी तक सामने नहीं आ सका है, लेकिन वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और घटना की सही जानकारी हासिल करने के लिए स्थानीय इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मामले की जांच जारी है और जल्द ही इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। इस घटना के बाद से स्थानीय